नमस्कार। मैं राकेश परमार। आज की बात की शुरुआत करने से पहले मैं एक मशहूर शायर के इस शायर का रीमेक से अपनी बात रखना चाहूंगा। शायर है मशहूर राहत इंदौरी साहब। मैं उनको अपने जानिब से सलाम पेश करता हूं। जनाब राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े शायर हैं। उनके अल्फाजों की मंजूशों को मैं क्या पिरो पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ना तो मुझे हिंदी पर उतनी पकड़ है, उर्दू तो खैर मेरा ज़ुबान भी नहीं है, लेकिन मैं उसका एक पुनः निर्माण पेश करता हूं जो आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये मेरे जानिब से समस्त भारतवासियों को नज़र है। शेर है कि माना कि सभी का लहू है इस मिट्टी में, माना कि सभी का लहू है इस मिट्टी में, ये किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। बेशक सभी का लहू है इस मिट्टी में, ये किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन मित्रों ये कचरा गोदाम भी तो नहीं है। दूसरा बात है, डॉक्टर फैजुद्दीन साहब को मैं आदाब पेश करता हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई और ओवैसी बंधुओं ने पार्लियामेंट में कहा था कि आप मुसलमान को डरा नहीं सकते। भारत के गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड संसद भवन में कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो ठीक ही कहा है, काहे किसी को डरने की जरूरत है। मुसलमान को सिर्फ अल्लाह से डरनी चाहिए और अल्लाह के बताए रास्तों से भटकने हुए माहौल पर डरना चाहिए कि जो अल्लाह ने आपको रास्ता दिखाया है, अगर आप उससे भटक रहे हैं तो आपको जरूर डरना चाहिए। मेरा संबंध है, मेरा बात है कि अगर आप पक्के और सच्चे मुसलमान हैं तो आपको डर कैसा। अगर आप पक्के और सच्चे मुसलमान हैं तो आपको डर कैसा। अगर आप अवैध घुसपैठिया हैं तो ये महान हिंदुस्तान आपका घर कैसा। मित्रों आज का बोले आप इसी विषय पर होगी। ये दोनों, ये जो शेर और ये शब्द जो मैंने बोले हैं, आज का बात इसी विषय पर होगा। डॉक्टर फैजुद्दीन साहब को नमस्कार। मित्रों मेरा शीर्षक है कि आग कब बुझेगी। जिन लोगों के जिम्मे आग बुझाने की जिम्मेदारी है वो या तो कोई राजघाट पर जाकर के मजमा लगा रहा है या फिर कोई कब बुझाए इस बात का इंतजार कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं वो दिल्ली पुलिस के 15 मिनट के प्रयासों के लिए काफ़ी है। जिस तरह से आज मौजपुर में 15 मिनट के अंदर वहाँ से पुलिस ने दगाइयों को हटा दिया, लेकिन वो करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी ये दिल्ली पुलिस को समझ नहीं है। हमें अपने एक सिपाही का जान गंवाना पड़ा। सुना है कि एक डीएसपी भी घायल है। ईश्वर उनके आत्मा को, ईश्वर उनके उत्तम स्वास्थ्य दे और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करे, वापस ड्यूटी ज्वाइन करें। एक नागरिक भी मारा है। वो दंगाई था या दंगा देखने वाला दर्शक था, ये जांच का विषय है। लेकिन हमने 2 लाशें इस जमीन पर लहू गिराए ना, वो किसी का भी हो। एक तो सिपाही है, प्रमाणित हो गया, दूसरा कौन सा है ये जांच का विषय है। चूंकि वो एक मुसलमान था तो उसको मैं अगर दंगाई कहूँ तो गलत और बढ़िया कहूँ और बाद में दंगाई निकले तो गलत। तो मैं ये कहूँगा कि एक आदमी मरा है और एक सिपाही मरा है। ये 2 जानों की कुर्बानी देने के बाद अगर दिल्ली पुलिस जागी है और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठे भीड़ को तितर बितर की है और देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है, ये बात शाहीन बाग में गैदरिंग हो रहे लोगों के टाइम में क्यों नहीं। उस वक्त आप कहाँ सोए हुए थे। मोटरसाइकिल पर हम एक आदमी को बिना हेलमेट का बैठा लेते हैं, आप दूर से टेलीस्कोप से देख लेते हैं, रुक 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 चलान कटवा, और नहीं है तो घूस दे। और आप हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग मजमा लगा लिए, टेंट लगा लिए, लंगड़े चलने लगे, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा, माइक और डीजे बज रहा है और आपको नहीं दिखाई दिया। तो क्या आप जानबूझकर इसका इंतजार कर रहे थे। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के ऊपर है। दिल्ली पुलिस को इसकी जवाब देनी पड़ेगी। मित्रों एक चीज मैं कई बार ये कहा हूं और मुझे बड़ा बुरा लगता है। हो सकता है डॉक्टर साहब मेरे इस बात से सहमत न हो। हमने
शाहीन बाग में भी गोली चलाते हुए देखा। मैं उसी दिन कहा था कि वो गोली चलाने वाला प्रायोजित था, क्योंकि उसके एक्ट से लग रहा था। लेकिन जो शाहरुख खान साहब ने कल गोली चलाया है वो एक्ट नहीं था, वो सीधा गुंडई थी और गुंडई का प्रदर्शन था। उन्होंने रिवाल्वर तान दिया, जब पुलिस वाला बढ़ने का बात कर रहा था रिवाल्वर तान दिया और उनको धक्का देते हुए पेन करके किसी विशेष जगह पर गोली मारा। हालांकि उस अभी प्राप्त सूचना के अनुसार शायद उसके गोली से कोई मरा नहीं है, लेकिन उसके मारने की एक्टिंग से लग रहा था कि वो मार रहा, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। जबकि शाहीन बाग में जो लड़का गोली चलाया वो एक्टिंग कर रहा था गोली चलाने का, और वो गोली मारने का एक्टिंग कर ही नहीं रहा था, क्योंकि वो पीछे देखता जा रहा था कि मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहा हूँ कि नहीं पुलिस के पहुंच में, क्योंकि अगर सही में मैं गोली मारा दिया कोई भीड़ आकर हमको मार न दे। दोनों गोली चलाने में अंतर है। लेकिन तमाम मीडिया और तमाम बुद्धिजीवी का मेरा मतलब होता है वो लोग जो बुद्धि से जीते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं है, अपने बुद्धि के बल पर जीते हैं, उन बुद्धिजीवियों की बात करता हूँ कि उन सबकी भाषा बदल गया। मतलब वो सबके सब जब ये नाम पता चल गया कि गोली चलाने वाला शाहरुख खान है, तो अब लोग कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिएगा। मतलब आप एक आदमी के गोली चलाने और दो आदमी के मरने का इंतजार कर रहे थे, शांति बनाने का बात कहने से पहले आप पहले दिन से शांति बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे? ये बात एक सोचने वाली बात है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अब तो वोट बैंक की राजनीति खत्म हो गई। अब तो आपको राष्ट्रपति भी हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब बर्खास्त करने का पावर तो उनके पास नहीं है जब तक सदन रिक्वेस्ट ना करे। सुप्रीम कोर्ट आप पर जब तक कोई अवैध गतिविधियों में नहीं पाए जाते आपकी सदस्यता कैंसिल नहीं कर सकती, चुनाव आयोग नहीं हटा सकता। मतलब अरविंद केजरीवाल फुल फाइनल 5 साल के लिए आ गए हैं, इतनी बहुमत है फुल। तो मौजपुर और भजनपुरा में कहे नहीं अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, उनको गांधी उसमें समाधि पर जाने क्या जरूरत है? गांधी जी उठ के आ जाते हैं। गांधी जी नोआखाली में गए थे, गांधी जी जब जीवित थे तो नोआखाली गए थे। आप गांधी को कितना समझते हैं? आप गांधी का जाकर के परेशान कर रहे हो, बेचारे आराम कर रहे हैं। अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने तो जूता उतारे, लेकिन उनकी बीबी ने शायद जूता नहीं उतारा, क्योंकि उनका जूती उनके पाँव में दिख रहा था। अब उतना बड़ा जुराब था कि जूती था। मेरा टीवी उतना महंगा नहीं, इसलिए मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अभी सब पत्नी को वहां पर गए हुए हैं। अब ट्रम्प जैसे आदमी गांधी जी कह जाएंगे तो गांधी जी अंदर कितने शांति से होंगे मैं नहीं कह सकता, ये विषय दूसरा हो जाएगा। लेकिन एक दिन में लगातार 2 बार परेशान हुए गांधी जी, ये मैं जरूर महसूस कर रहा हूँ। एक बार केजरीवाल ड्रामा करने के लिए चले गए, उसके पहले ट्रम्प गए थे, क्योंकि गांधी जी शांति के पुजारी है और अमेरिका शांति का दुश्मन है। तो दोनों लोगों का बिल्कुल अलग अलग है, एक खटाई है तो दूसरा दूध है। महात्मा गांधी का दुनिया में नाम इस बात का है कि वो शांति के पुजारी थे। मेरा महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी से डिफर हो सकता है, लेकिन दुनिया में जो महात्मा गांधी ने अपना नाम कमाया है वो ये है कि वो शांति के पुजारी थे, शांति के थे। लेकिन शांति, हाँ कपिल मिश्रा को बोलूंगा डॉक्टर साहब, आऊँगा एक एक करके आऊँगा डॉक्टर साहब आऊँगा। कपिल मिश्रा के विषय में भी बोलूँगा। मैं कल भी कपिल मिश्रा का नाम लिया था, शायद आपने वीडियो मेरा नहीं देखा, क्योंकि कल आप वहीं व्यस्त थे डॉक्टर साहब। कल मेरी शुरुआत कपिल मिश्रा से ही हुई थी, मैं किसी को नहीं छोड़ रहा। आप इतने दिन से तो मेरे को जानते हैं, कपिल मिश्रा को मेरे चाचा का लड़का नहीं लगता कि मैं उसको छोड़ दूंगा। आऊँगा कपिल मिश्रा पर, क्योंकि मामला ट्रंप और गांधी पर चली गई थी, तो ट्रंप और गांधी के फर्क को बताना जरूरी था कि काहे गांधी अंदर परेशान हुए होंगे। कई लोगों को समझ नहीं आता ना भाई गांधी काहे परेशान हो गए होंगे अंदर। राकेश परमार ऐसा कह रहा है तो कोई चरस के नशे में तो बोलता नहीं हूँ। तो आज सबसे बड़ी बात इस बात की हुई कि हमने इतना बड़ा नुकसान किया, घरों में घुस करके आग लगाई गई, एक गाड़ी का शोरूम फूंक दिया गया, बसें फूकी गई, वो अलग। मतलब आज जो दिल्ली में हुआ है, मतलब कल जो दिल्ली में हुआ है, आगजनी, प्रदर्शन, धरना, फायरिंग, ये सब एक सोची समझी रणनीति का तहत हो रही थी। आप इस बात को शर्जील इमाम के उस मैटर से जोड़े जो शर्जील इमाम ने अपने भाषण में बोला था कि क्या इस देश के मुसलमान को एक कोई बड़ा एक्ट नहीं करना चाहिए? क्या इस देश का मुसलमान इतना सक्षम नहीं है कि वो रास्ता रोक सके? शर्जील इमाम ने वो जो साजिश की बात मंचों पे कहा था, वो कितना बड़ा कारगर साबित हुआ। इस बात को समझिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति का भारत दौरा है। सभी को पता है कि देश दुनिया का मीडिया, डॉक्टर साहब मैं पढ़ूंगा आपकी बात को, मैं अपनी बात कह लूँगा तो आपको और ज़्यादा लिखने का मौका मिलेगा। आप उन सब बातों पर आऊँगा, कृपया बने रहिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत में होने की वजह से देश दुनिया का खुफिया एजेंसी,
अमेरिका का खुद का खुफिया एजेंसी, अमेरिका के दुश्मनों की खुफिया एजेंसी, दोनों इस टाइम भारत में है। दुनिया भर का मीडिया इस टाइम भारत में है। अब इस टाइम कुछ भी होना मीडिया में कवरेज देने वाली बात होगी। मतलब वो जो लोग थे, वो जो साजिश करता थे, उन्होंने आज आग इसलिए भड़काया ताकि उनको इस बात का मौका मिले कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताया जाए, जैसे कि आज पाकिस्तानी चैनलों पर चला। मैं आप सबों को बता दूं कि मैं 1-1.5 घंटा पाकिस्तान का चैनल जरूर देखता हूं, क्योंकि वहीं पर असली खबरें दिखाई जाती हैं। अमेरिका का चैनल जरूर देखो कि भारत के समाचार चैनलों पर तो प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, जो कहा जाता है वो दिखाया जाता है, असली तस्वीर अमेरिका के पाकिस्तानी चैनल पर दिखाया जाता है। पाकिस्तान के सभी चैनलों ने अपने प्रमुखता से यही बात आज बोला है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वहां गए हुए हैं और वहां पर पूरा विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति के डिनर का विरोध कर रहा है। एक तो हमारे भारत में राजनीति करने वाले लोग, विपक्ष की राजनीति करने वाले लोगों को देश के नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी से विरोध हो सकती है, अमेरिका का राष्ट्रपति से क्या विरोध है? अमेरिका से मित्रता तो मनमोहन सिंह ने भी शुरू किया था। न्यूक्लियर डील तो अमेरिका के साथ कांग्रेस के रिजीम में ही चालू हुआ था। अमेरिका भारत के संबंधों की शुरुआत नरेंद्र मोदी के टाइम से नहीं हुई थी, मनमोहन सिंह के टाइम से हुई थी। नहीं तो इसके पहले तो इंदिरा जी के जमाने में सोवियत रूस से, जब वो निल्सन से मिलने गई थी, वो एक दूसरा मैटर हो जाएगा। तब सोवियत से, लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम में जो न्यूक्लियर डील हुआ था अमेरिका के साथ, तो उसमें तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। या मैं बार बार कहता हूँ कि आप मनमोहन सिंह को कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं मानते, क्योंकि उसमें सोनिया और राहुल और प्रियंका प्रधानमंत्री नहीं थे। कांग्रेसियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो कहाँ तक जाएंगे अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका आज इस बात का बहिष्कार करना, क्योंकि आपने इस बात पर तो बहिष्कार किया नहीं था कि सीए के समर्थन में आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और मैं सीए का विरोध कर रहा हूँ, इस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के बुलावे पर मैं भोज में नहीं जाऊंगा। आपके इस भोज में न जाने को पाकिस्तान के चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया, कुछ और चैनलों ने इसको दिखाया था, फोटो आ रहा था, बट उनकी भाषा मेरे को समझ में नहीं आ रही थी जो वो अपने रेफरेंस में दिखा रहे थे। मतलब और देशों के दिखा रहे थे, वो तुर्की उर्की जो हमारे दुश्मन देश है वहाँ के देशों के समाचार दिखा रहे होंगे। अब चूंकि उनका भाषा नहीं समझ में आ रहा था, ना तो वो अंग्रेजी बोल रहे थे ना उर्दू बोल रहे थे, हिंदी तो घरों क्यों बोलेंगे, लेकिन उर्दू भी समझ लेते हैं हम लोग, बोला हुआ। तो देश की राजनीति इस कदर नीचे गिर गई है कि वो अपने फायदे के लिए देश का प्राइड भी दांव पर लगा सकती है। दूसरा, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के इस दौरे पर पाकिस्तान और दुनिया भर के वो जो हमारे देश के दुश्मन लोग हैं, उन्होंने यही कहा था कि एक एंकर ये भी कह रहा था कि एक क्रिकेटर पर छोटा सा अटैक हो गया तो भारत ये कह करके आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया, देश के क्रिकेटर खेलने से मना कर दिए। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति जहां पर ठहरे हुए से 3 किलोमीटर दूर पर अगजनी हो रही है, कर्फ्यू लग गया है, लेकिन अमेरिका या देश दुनिया के लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा इकोनॉमी है और इसमें अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की जान जोखिम में डाल करके भारत में रुके हुए हैं। पूरा दिल्ली शहर जल रहा है, ये बाहर के मीडिया का ख्याल है। हमारे इन बात के विरोध करने वालों का मोटो यही था, जिसमें वो सफल हो गए। वो तो अच्छी बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति से एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बोला कि सीए भारत का आंतरिक मामला है और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ठीक ही किया होगा। 2 मिनट सीए पर भी कहें। मेरे समझ में नहीं रहा कि आप सीए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध क्यों कर रहे हैं, किस बात का डर है आपको? अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको किस बात का डर है? और अगर आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आप काहे के घर में क्यों यहाँ पर ठहरे हुए हैं, क्यों जबरदस्ती भीड़ किए हुए हैं? बात समझनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले समाचार चैनल में आया था कि एक बहरीन का आदमी कई साल से इस देश में रह रहा था, उसका वीजा की अवधि पूरा हो गया। सबसे मजे की बात है कि जो जो चीजें भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता प्रमाण के लिए मांगा है वो सब उसके पास था। मतलब उसके पास आधार कार्ड था, उसके पास पैन कार्ड था, उसके पास वोटर कार्ड था, उसके पास राशन कार्ड था, राशन बकायदा उठा भी रहा था। वो तो किसी सिलसिले में पुलिस ने दबिश दी और पकड़ा गया तो उसका पासपोर्ट वो बहरीन वाला मिला। उसने यही गलती की थी कि बहरीन वाला पासपोर्ट फाड़ा नहीं, जलाया नहीं। अगर उसके घर से बहरीन का पासपोर्ट नहीं मिलता तो ये बात साबित नहीं होता कि भारत का नागरिक नहीं है, बहरीन का नागरिक है। ये समाचार चैनलों पर चला है, वो दोनों कॉपी लेकर के फोटो है। इस तरह के कई लोग हमारे देश में होंगे जिनकी वीजा की अवधि पार हुई या जो बिन वीजा के आए हैं, तार के नीचे घुस करके सिक्योरिटी को पैसा दे करके कुछ ना कुछ तरीके से आए हैं, वो हमारे देश में ठहर रहे हैं।
आसाम में जो बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों ने बंगाल और आसाम के मुसलमानों को जिस तरह से दुर्गति किया और उनके साथ जिस तरह से पूरा बर्ताव किया, भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण वहां के मुसलमानों का वोट है। देश भर में स्थिति आ सकती थी। दूसरी चीज है कि भारत सरकार तो यही कह रही है कि आपका नाम कहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एनपीआर एक जनगणना है, नरेंद्र मोदी से पहले से है, वो कांग्रेस पार्टी ने उसको चालू किया था। अब कांग्रेस पार्टी उसको पूरा ना कर पाए तो नरेंद्र मोदी की जिम्मे आ गया तो पूरा करेंगे। तो जब कांग्रेस की थी तो उसमें कहीं कोई विरोध नहीं था, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो सड़क पर कत्लेआम मच रहा है। खैर, मेरा अपना मांग है, मैं सीए के समर्थन में हूँ, मैं एनपीआर के समर्थन में हूँ। मैं तो इस बात के समर्थन में हूँ कि घर घर जाकर के ढूंढा जाए कि भाई तुम भारत का नागरिक हो तो स्वागत है, नहीं हो तो भागो। आप आए हो तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, हटो यहाँ से, हमारे देश को गंदा मत करो। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो देश दिल्ली में अभी दंगा की प्रवृत्ति चल रही है, जब भी हम दंगा में दंगाइयों की जात धर्म नाम जान लेते हैं तो हमारा भाषा बदल जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जैसे मुझे पता चलता है कि गोली मारने वाला आदमी राकेश परमार है तो जल्दी से मारो, एकदम हंगामा बढ़ जाएगा, सारे बुद्धिजीवी समाचार चैनल एकदम ऐसे लगेगा जैसे कि भाई इसका कदम कर दे। लेकिन अगर वो राकेश परमार के जगह रहीम खान हो जाएगा और रहमान खान हो जाएगा तो समाचारों के देखिए उनके साथ सहिष्णुता से वातावरण पेश किया जाना चाहिए, माहौल ना बिगड़े ऐसी पोस्ट डालना चाहिए। हम समाचार चैनलों से अनुरोध करते हैं कि माहौल ना बिगड़े। ये फेसबुक पर आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, ट्विटर पर आ चुकी, मैं कई ग्रुप में हूँ, कई लोगों ने मेरे को ग्रुप में डाल रखा है, कई लोगों का तो ग्रुप के साथ साथ वो एक व्हाट्सएप बन रहा है, उसको पता ना क्या बोलते हैं, उसमें मतलब आते रहता है लोगों का। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे उन्हें पता चला कि गोली मारने वाला का नाम शाहरुख खान है, सभी ने कहा कि देखिए माहौल मत बिगाड़िए। एक टीवी चैनल का बदनाम पत्रकार है जिसने मोदी को विरोध करना और मुसलमान से अपनी बेटी बहन का विवाह करने का तैयारी कर रखा है, उन्हें सोच रखा है कि भाई हमारा सारे देश का मुस्लिम दामाद है। उसने कहा कि बुरहान मारा गया, गोली सीधे लग गई। आज उसका समाचार था कि एक सिपाही मारा, पता ना कहां से गोली आई। मतलब वो ये बताना चाह रहा था कि जो पुलिस वाला मारा वो कहीं से गोली आ गई, ऊपर से भगवान ने फेंक दिया। इस तरह के लोग अगर हमारे देश में है तो हमें देश में पाकिस्तान से आकर के तोड़ने की क्या जरूरत है? हमारे देश के अंदर ही इतने लोग बैठे हुए हैं जो एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो जैसा नारा की जगह एक धक्का और दो भारत के टुकड़े तोड़ दो, भारत के गुरूर तोड़ दो वाले हमारे देश में इतने लोग हैं। 130 करोड़ देश में कई सौ करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को तोड़ने का रोज रोज प्रयास कर रहे हैं। तो हमको पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या कहीं और से लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? हमारे देश में बहुत लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो आतंकी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होती। ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है तो आप उसके धर्म देख करके अपना बयान ना बनाएं। अगर कोई वो अपना माथा पीटने लगे और अगर कोई उसमें मुसलमान मिल जाता है तो आप शांति प्रिय अपील करने लगे, ये आपकी दोगलेपन की नतीजा है। और आप ही जैसे दोगले लोगों की वजह से हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। आम हिंदू मुस्लिम कोई माहौल खराब नहीं रहा। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के सामने मुसलमान का घर है और आज भी हमारे साथ दूध लेके आया था क्योंकि आज मैं दिन भर अपने घर में था। उसका यही कहना था कि भैया ये कौन लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करा देते हैं। मैं बोले यार तू पढ़ा लिखा आदमी है इसलिए समझ गया, तो अनपढ़ होता तब तेरे को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अनपढ़ होता तो तू कहता कि जो वो कर वही ठीक है, क्योंकि तेरे पास समझने की शक्ति है इसलिए ये कह रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं सुनता हूँ मेरे जैसा शांतिप्रिय आदमी, ठंडा दिमाग वाला आदमी गुस्से में बोल रहा है कि भाई जब दंगाई हिंदू होता है तो आप चिल्लाने लगते हैं और अगर दंगाई मुसलमान होता है तो आप शांति का अपील करने लगते हैं, ये कहने लगते हैं कि माहौल ना बिगाड़ो। इस तरह की दोगली राजनीति, दोगली भाषा बोलने के लिए चरस कौन से कंपनी से पीते हैं आप? वो कोई स्पेशल ब्रांड का चरस है या वैसे बकवास कर रहे हैं? ये आप सोचिए, क्योंकि आप लोगों की कलई खुल गई है। भारत सरकार से मेरा अपील है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कब बुझेंगे। दिल्ली में जो हो रहा है मैं उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का देता हूँ। दंगाइयों में कितनी हैसियत है भाई कि वो 2.5 महीने से एक रोड जाम करके बैठे हुए हैं। दंगाइयों में कहाँ हिम्मत हैसियत है कि वो अनाउंस करके एक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दे रहे हैं। दंगाइयों में कितनी हिम्मत है कि आपके सामने आग लगा दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस इतनी अक्षम नहीं है। तो क्या उनको कहीं से मैसेज आ रहा है कि आप कुछ मजे ले लो, या आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप हाथ में धर बैठे हुए हैं?
दिल्ली में जो दंगा फैला है उसमें दिल्ली पुलिस की फेल्योर है और दिल्ली पुलिस का बॉस अमित शाह है। अमित शाह को इस जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं दी जा सकती। अमित शाह को ये बताना पड़ेगा। बल्कि मैं तो मांग करता हूं कि अगर अमित शाह से सरकार नहीं चलती है तो वो संगठन के बहुत बड़े आदमी हैं जो वापस सरकार में के पर एहसान करे और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। सरकारों को तोड़ना बिगाड़ने का उनको अनुभव है, कहाँ पर अल्पमत से होते हुए बहुमत में बनाए इसका उनको अनुभव है, गृह मंत्रालय चलाने का उनके अनुभव नहीं है और शायद उनसे चल भी नहीं रहा है। या अगर वो इसी तरह से चला करके कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये अमित शाह बताएंगे। मैं चूंकि सरकार का अंग नहीं हूँ इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली जल रहा है इसकी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर है। अब कुछ लोगों ने मुझे अपना मार्गदर्शन दिया। मैं चाहता हूँ कि तो डॉक्टर फैजुद्दीन साहब ने 2-3 बार बोल दिया है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का एक बार उनकी बात और उनको कहूँ। विजेंद्र मलिक, हाँ नमस्कार, आके ही काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। मलिक साहब मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं तो रोज़ ही 10 बजे आप लोगों के सेवा में आ जाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हुई है। वैसे मैं रोज़ 10 बजे यही टाइम, यही समय, यही सीन और यही मेरे घर के पीछे का सीन है। मेरा ना तो समय बदलता ना लोकेशन बदलता है, आपके सामने हाजिर रहता हूँ। डॉक्टर फैजुद्दीन साहब ने लिखा है कि सभी दंगाइयों को बिना किसी भेदभाव के गिरफ्तार करना चाहिए। मैं तो उसकी ज़्यादा कर रहा हूँ कि गोली मार देनी चाहिए। डॉक्टर साहब गिरफ्तार करके क्या करेंगे? अगर एक बार किसी दंगाई को सीधे गोली मार के टीवी में चला दिया जाए डॉक्टर साहब, तो आगे दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, दंगा में जो आदमी मरता है ना, जिसका नुकसान होता है, वो निर्दोष होता है। झगड़े में आदमी मरता है तो मान लो मैं और आप में झगड़ा हुआ तो हमने कुछ बोला, कुछ आपने बोला तो हम दोनों में झगड़ा हुआ, तो ये तो कहा जा सकता है भाई तूने कम या ज़्यादा बोला ना, तो आपका सर फूटा, उसका टांग टूटा, ये हो सकता है। लेकिन दंगा में मान लीजिए वो पेट्रोल पंप फूंक दिया गया, वो पेट्रोल पंप वाला तो किसी पार्टी के समर्थन में नारा लगा नहीं रहा था, ना तो वो सीए के समर्थन में था ना विरोध में था, तो वो निर्दोष आदमी था ना। तो किसी आदमी का जान लेने या उसके माल का नुकसान करने का अधिकार कहाँ है? तो ये गिरफ्तार कन्हैया को गिरफ्तार नहीं किया गया था, नेता बन गया। अब सर्जिल गिरफ्तार हुआ, अगला नेता है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के वो लियोनी जाकर के नेतागिरी में आ गई। लियोनी ने तो बकायदा किया था, डॉक्टर साहब आप सुने भी होंगे टीवी पर, उसने बोला था, ये कोई बंद कमरे में तो बोली नहीं थी कि जो मैं बोल रही हूँ वो अकेले नहीं हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी एजेंसियां काम करती है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, क्या बोलना है, कब क्या एक्ट करना है, कहाँ किस बात के लिए किस तरह से आना है, ये बता के तब हम जैसों को आगे बोला जाता है और हम बोल देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बोले, मेरे पीछे 100 लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये जो दंगा करने वाले लोग हैं वो गिरफ्तारी के योग्य ही नहीं है। संविधान में संशोधन एक और किया गया कि दंगा करने वाले को देखते ही गोली मारो, और इसका टीवी पर बकायदा प्रसारण और यूट्यूब सोशल मीडिया पर चलाया जाए कि भाई दिल्ली में एक आदमी बस फूकते हुए दिखा गया और सीधे पुलिस ने गोली मार दी। तो दूसरा बार जब बस फूकने की दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा, बस फूकने की घटना नहीं होगी। एक बार तो किसी को मार करके देखो डॉक्टर साहब। ये मेरा इतना ओंकार नासिकर है कि टीवी न्यूज के एंकर 11 लोग मारे गए हैं। ओंकार नाथ जी, टीवी वालों की बात में नहीं मानता, पुलिस का जो बयान आया है उस पर होगा, क्योंकि टीवी वाला 2 ही टीवी चैनल है इस देश में, एक है मोदी जी के साथ और एक है मोदी जी के विरुद्ध। तो जो मोदी जी के साथ होगा वो कहेगा कि कोई नहीं मरा, जो मोदी जी के विरुद्ध होगा वो बोला कि 100 मर गए हैं। तो मैं चैनल पर हुए समाचार का मानता ही नहीं। चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और भजनपुरा मौजपुर में दुर्भाग्य से मैं ओंकार नाथ सिंह की बात बता दूंगी, आप लोगों की शुभकामनाएं है कि मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो जहाँ दंगा हुआ मैं कल वहाँ पर था और बिल्कुल हमारे सामने जल रहा था। पुलिस वाले ने मेरे को रोका, मुझे पता नहीं था कि आगे कुछ हो रहा है, मैं तो अपने गाड़ी में था और आ रहा था, तो मुझे ये पता नहीं था। पुलिस वाले रोक दिया, भले मुझसे बहस भी हो, बोले यार बहस मत करो, यहाँ से जो ये रोड बंद है, आप जा नहीं सकते। तो मैं बोले यार मेरा 40 किलोमीटर फेर हो जाएगा, बोला आप 400 किलोमीटर फेर हो जाएगी, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जब मैं घर में आया तो टीवी में देखा कि यार जिस पॉइंट में मेरे को रोका गया वहां तो आगे फायरिंग हो रही थी। मैं अपने फेसबुक लाइव में ये कहा कि मैं भी मतलब उस पुलिस वाले को गाली देता हुआ यहाँ तक घर तक आया था, लेकिन अब उसको दुआएं दे रहा हूँ, ईश्वर उसके मनोबल को बढ़ाए और हम जैसे लोगों को क्षमा करे जो उस पुलिस वाले का विरोध कर रहा था। लेकिन उस वक्त हो रहा था, मैं उसी इलाके में था और आया तो मैं उनको देख के कर रहा था। समाचार चैनल पर चलता तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली में दंगा लगा हुआ, क्योंकि समाचार चैनल पर हो सकता है अफगानिस्तान के किसी दंगा को दिखा दे, जिस तरह से फेसबुक व्हाट्सएप पर वीडियो चलता है। कैसे एक आदमी वो दिखा रहा है कि जनगण बोल, वो फेक वीडियो है। तो ओंकार नाथ जी, टीवी वाले को मत मानिए कि कितने मरे हैं क्या मरे हैं। टीवी वाले का बात तो टीवी वालों ने अपनी विश्वसनीयता खो दिया है।
टीवी में या अखबार में अब हमारे देश में समाचार की विश्वसनीयता खतरे में है, बल्कि मैं कहूंगा कि खत्म हो गया है। सारी समाचार पेड न्यूज हो गई है। आप अपने मतलब के समाचार बनवा लीजिए, आप अपने मतलब के समाचार चलवा लीजिए। अगर आप में सरकार का दम है या पैसे का दम है, समाचार आपके माध्यम में गुलाम है, चाकर हूं मैं। समाचार कोई समाचार वाला सुनता होगा तो मेरे ऊपर केस करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बोलना अगर गुनाह है तो मैं सच बोलूंगा और ये गुनाह करता रहूंगा। कपिल मिश्रा ने अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। कपिल मिश्रा का मैं कल भी कहा था, कपिल मिश्रा पर डॉक्टर साहब 2 बातें आपको बता दूं। असल में क्या है कि कपिल मिश्रा जिस विद्यालय का पढ़ा हुआ है ना, वो एनार्किस्ट लोग ही हैं। इसके पहले वो अरविंद केजरीवाल के साथ था और अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को एनार्किस्ट बनने की ट्रेनिंग दी थी कि आप भड़काइए, वीडियो बनाइए, स्ट्रीम करिए, उसको चलाइए, दिखा कर ब्लैकमेल करिए। तो कपिल मिश्रा उसी में था। मैं अब तक एक बात समझ में नहीं आ रहा कि कपिल मिश्रा इतनी बड़ी बेहूदगी कल क्यों किया। उसको पता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे है, लोगों को उसके बात को पकड़ करके अपना विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ये बात मेरे समझ में, अब तक मैं बार बार सोच रहा हूं कि कपिल मिश्रा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के बाद वो कोई कमेटी में नहीं लेने का खींच मिटा रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना खुफिया भेज रखा हो यहाँ पर आने के लिए। और कपिल मिश्रा पर बात से डॉक्टर साहब एक और आपको बात बता दूं कि राजनीतिक लोगों को एक बार ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, किस किस लोगों को टिकट दे रहे हैं। उस शुरू में गौतम गंभीर भी पहले स्थान पर आता है, क्योंकि गौतम गंभीर ने कपिल मिश्रा का विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर साहब क्या है, आपने सुना कपिल ने कभी शर्जील इमाम के विरोध में कभी गौतम गंभीर ने बोला है? गौतम गंभीर जो ओखला का विधायक है उसके विरुद्ध में बोला है? गौतम गंभीर शाहीन बाग में 2.5 महीने से लोग बैठा हुआ है और वो उसका इलाका है। शाहीन बाग उसी के संसदीय क्षेत्र में आता है, पूर्वी दिल्ली के आता है और उसका सांसद है। उसके अपने संसदीय क्षेत्र में 2.5 महीने से लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। कभी वो गया कि भाई मैं आपका सांसद हूं, चूंकि वोट हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद आप वोट दें ना दें, आप हमारे इलाके में रहता, मैं आपका सांसद बोलते आपका क्या दुख सुख है? सरकार से बात करें, क्या बात करें? कभी गया बोला वो? लेकिन कपिल मिश्रा के विषय में सबसे पहली बार बोला। तो सरकार राजनीतिक पार्टियों को सोचनी पड़ेगा आप किसको टिकट दे रहे हैं। वही कपिल मिश्रा का बात है। कपिल मिश्रा ने कल क्यों बोला, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा। कपिल मिश्रा के गुस्सा होता है कि भाई 2.5 महीने से बैठे हुए, तो कपिल मिश्रा जिस पार्टी में, उसी की तो सरकार है, पुलिस इसी की है, तो उसको क्या दिक्कत है भाई? दिल्ली पुलिस को बोलो कि आके उठाओ, नहीं उठाओ तो जिस तरह से रामलीला मैदान में रामदेव की रैली खत्म कर देगी उसे उठा लो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जोगी उठा रहे उसे उठवा लो। चिल्ला क्यों रहे हो? किसके बीच में? तुम सीधे गृह मंत्री से अपॉइंटमेंट लो, संसद सदस्य तुमको गृह मंत्री टाइम देंगे, उनको बोलो कि भाई साहब मेरे क्षेत्र में कुछ लोग बैठ गए हैं और ये साबित हो चुका है कि बैठे वाले लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानते। तो जब वही नहीं मानते तो उन्हें गोली मरवाओ, उठवा के बंद कराओ, जो करवाओ। ये चिल्लाने की क्या मतलब है? मतलब कपिल मिश्रा पर मेरा दो संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं केजरीवाल अपना खुफिया भेजा हो उसको, या दूसरा सेल्फ गोल क्यों किया? क्योंकि कपिल मिश्रा बेवकूफ आदमी नहीं है, मैं कपिल मिश्रा को जानता हूं, बड़ा बढ़िया से उसकी राजनीति को समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गौतम गंभीर का क्या करे? राजनीतिक अनुभवहीनता का परिचय जितना गौतम गंभीर ने दिया है, क्या उसको भी मैं सेल्फ गोल मालूम? क्योंकि अगर उसको कपिल मिश्रा की बात बुरी लगी तो फिर शर्जील इमाम की बात अच्छी लगी क्या? उसे शर्जील इमाम को भी बयान देना चाहिए कि देखो जी, शर्जील इमाम को गिरफ्तार क्यों करो, सीधे गोली मार दो। उसने हमारे देश को तोड़ने का बात कहा है, उसने अमानतुल्लाह खां के बात का विरोध किया, जबकि अमानतुल्लाह खां उसी के संसदीय क्षेत्र का एक विधायक है, तब वो एक नागरिक था, किया। तो गौतम गंभीर को भी सोचना चाहिए कि कपिल मिश्रा ने सेल्फ किया या गौतम गंभीर ने सेल्फ किया। सेल्फ गोल कपिल मिश्रा से ज्यादा गौतम गंभीर ने किया। शक के घेरे में गौतम गंभीर और दोनों के दोनों लोग आए हुए हैं। जयकांत जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। मैं फैजुद्दीन साहब ने लिखा है कि अलीगढ़ में 3 दिनों से नेट बंद है। आज मैं दिल्ली आया हूँ एम्स में वाइफ के इलाज के लिए। अरे एक तो पहले, सबसे पहले मैं आदेश करें, मैं फोन पर बताइए, मैं मिलना चाहूँगा आपको और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी वाइफ जल्द से जल्द ठीक हो। मुझे ये कहने में तो मतलब आपका तौहीन होगा कि मैं कुछ लायक हूं, लेकिन कई बार होता है कि खून की जरूरत होगी है तो खून 2 ही बोतल एक आदमी के शरीर से निकाला जा सकता है, तो 1 बोतल इस गरीब भाई का लीजिएगा। विश्वास करेगा मेरा खून मुसलमान में जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि खून खराब होता है आदमी की नीयत से और ड्रग लेने से।
तो मैंने कभी डॉक्टर ने दवाई दे दिया तो दे दिया हो, बाकी चरस अफीम गांजा कभी नहीं पीता। ये आप मेरे बोलने से देख लेते होंगे, क्योंकि मैंने कब कहा कि नरेंद्र मोदी जी को लिट्टी खाने से फर्क नहीं पड़ेगा, चारा भी खाना पड़ेगा, क्योंकि ये चरस का नशा है, ये चिलम का असर है। मैं चिलम नहीं लेता, तो मैं दुआ करूंगा कि एक तो आपके वाइफ को किसी चीज की जरूरत ना हो, दुआओं की ना, वो डॉक्टर की दवाओं से ठीक हो जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको मिलूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि आपकी वाइफ जल्द से जल्द ठीक हो। राजनीतिक विरोध तो अपना चलता रहेगा, आपके वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो, ऐसी मेरी दुआ आपके साथ है। आप मेरे बात का विरोध करें या समर्थन करें, मैं आपका आगे नतमस्तक रहूंगा, आपको प्रणाम करता रहूंगा। मनोरंजन जी, संतोष देव जी, हाँ नमस्कार सर। प्रेम नारायण द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। प्रेम नारायण जी लिखा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल को आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय से अनुरोध कर स्थिति को नियंत्रण में प्रयास करने चाहिए था, जो वो नहीं किए। गृह मंत्री को सीधे दोषी ठहराना अनुचित है। द्विवेदी साहब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गृह मंत्री को क्यों सीधे दोषी ठहराया जा रहा है। दिल्ली की जो कानूनी स्थिति है, मैं छोटा सा कानून का जानकार होने के नाते बता दूं। मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके सामने मैं कानून का जानकार कर रहा हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की नहीं है। शाहीन बाग में या यहाँ पर अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है, कोई पुलिस की फेलियर होती है, उसका केजरीवाल जिम्मेवार नहीं है। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ। मैं तो आज फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि मैं तो दुआ करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को राजनीति में ही नहीं रहनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री तो बड़ी दूर की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि वो मुख्यमंत्री है। उसके जैसे सोच वाले आदमी को तो भारत के राजनीति में नहीं होनी चाहिए। वो एनजीओ ठीक चला रहा है, वो IRS अफसर पता ना कैसा था, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको राजनीति से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिला रहा है, संभव है। आपको एक बात बता दूं, ये जो दंगे हुए हैं ना, उसके गोपाल राय, उसके अपने जो मंत्री हैं उसके इलाके में, वहां के विधायक हैं गोपाल राय, और दूसरा अमनतुल्ला खां विधायक है, जहां से 2.5 महीने में बैठा हुआ है। केजरीवाल हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन दंगाइयों का समर्थन कर रहा हो, क्योंकि वो मुस्लिम परस्त राजनीति करने का ठेका ले रखा है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने मुस्लिम परस्ती करता है, दंगाइयों को भड़का रहा है। पुलिस आपके सामने, गृह मंत्री आप है, तो आप काहे नहीं ले रहे? उसमें केजरीवाल मांग करके क्या करेगा? केजरीवाल का मांग करना बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मैं मांग कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। यहाँ इस मामले में मैं और अरविंद केजरीवाल में कोई बहुत फर्क नहीं है तकनीकी तौर पर। इसलिए दिल्ली पुलिस की फेलियर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेने में देर क्यों की, ये सीधा सीधा केजरीवाल अमित शाह की जिम्मेवारी है। ये जरूर है, मैं वॉइस होकर के नहीं बोलता, क्योंकि जो जिसकी जिम्मेदारी है वो है, और ये दिल्ली पुलिस की मांग। हाँ कनक भाई नमस्कार। भाई अनु जी नमस्कार। कनक जैसे लेकर है कि घर में पत्थर कहाँ से आया, ये बात पर कोई ध्यान। कनक भाई, घर में पत्थर छोड़िए, घर में पत्थर आया हुआ है पहले से प्लान करके। जो दिल्ली में हो रहा है ना, वो मैं आपको पहले बताइए, बकायदे माफियागिरी है, एकदम प्लान किया जा रहा है। सुरक्षा बलों पर तेजाब फेंकी जा रही है, छतों पर ईंटें इकट्ठा की गई हैं, छतों से ईंटों का बरसाव हुआ है। मतलब ये दंगा तुरंत नहीं है। ये जो रेडिकल लोग हैं ना, उनका सोचा समझा साजिश है कि कौन से तारीख को दंगा कर रहे हैं, किस तारीख। आप देखिए मामलों को खींचते खींचते होली तक ले जाएंगे, क्योंकि फिर वो होली के हुड़दंग के बहाने कोई बहुत बड़ा हंगामा करने का इनका साजिश है। दिल्ली पुलिस अगर होली के कुछ दिन पहले तक या 1-2 दिन में अगर ये एक्शन नहीं लेती है, तो ये होली में कोई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और अब इन आतंकवादियों का ये सोच है कि CAA के नाम पर इतनी कत्लेआम मचा दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र को इंटरफेयर करना पड़े, या देश दुनिया के सरकारें कहें कि भाई ये ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिसका अपने लोग विरोध करें, और लोग मर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यशाली बात है कि वोट के लालच में राजनीतिक लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको बताऊं कनक जी, राजनीतिक लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, आपको शायद पता नहीं होगा। जब कश्मीर में 2 भाग हुआ ना, जब कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, कुछ भारत में रह गया,
उस वक्त फौजी कार्रवाई में कश्मीर के पंडितों ने सबसे ज्यादा फौज के सामने विद्रोह का बिगुल बजाया था। सबसे पहले खड़ा हुए थे कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब है और हम मुस्लिम भाइयों के साथ रहते हैं, आप मत करिए। उस वक्त कश्मीरी पंडितों को इस बात का ख्याल नहीं था कि वो जिनके शेल्टर के लिए खड़े हो रहे हैं कल वही इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और इनको घर छोड़ के भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा से दलाल लोगों को, दोगले लोगों को, अपने कौम के साथ गद्दारी करने वाले लोगों का यही पुरस्कार मिला है कि आप सोचते हैं कि जब आप अपने नहीं हो तो हमारे कैसे हो सकते हैं। क्योंकि गद्दारों की सजा गोली ही है, गद्दारों की सजा मारना ही है। तो ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं ये उन दिनों को याद नहीं करते, क्योंकि वो क्षणिक वोट को तो समझते हैं कि वोट बैंक से राजनीति में आएंगे और इतना अरबों खरबों कमा लेंगे कि अगर ये देश जले तो जले, हम अमेरिका चीन जापान जाकर के बच जाएंगे। उनको इस देश से कोई मतलब नहीं है। वो तो करे कैसे पाकिस्तान में नहीं होता है वहां के राजनीतिक लोग जो पैसे इतना कमाते वो जाके दुबई में बस जाते हैं, अमेरिका में बस जाते हैं, इंग्लैंड में बस जाते हैं। नेता भी सोच रहे कि इस देश में मतलब तो देश दुधारू गाय है, इसको दूहे जितना दूहा जा सके, इतनी पैसा बेईमानी से घोटाला से कमा ले। क्योंकि हम पर कोई जांच बैठेगी नहीं, जांच बैठने का नाटक होगा। और अगर मान लो कल कोई स्थिति ये आती है कि ये देश एकदम 100 टुकड़ा हो जाता है तो 1000 टुकड़ा हो जाए, हम तो अमेरिका की नागरिकता लेने को मेरे पास हजारों करोड़ रुपया है और जमा करके विदेशों में हमने जमा कर रखा है। तो हमारे देश के राजनीति में रहने वाले लोगों को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। वो ये इसलिए आपको मैं कर रहा हूं कि उनकी एक्ट देख रहा हूं कि वो उनका एक्ट देश विरोधी होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का डिनर का बहिष्कार किस इशू पर किया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस के विरोध में तो यहाँ प्रचार करने आया नहीं था, सपा बसपा के विरोध में प्रचार करने आया नहीं था, ना ही वो सीए के समर्थन में आए थे कि आपको आ सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के साथ सौदा करने आया था। वो नरेंद्र मोदी के बेटा बेटी के ब्याह में नाचने नहीं आए थे कि कहोगे को मोदी के शादी में आए हुए मैं को यहां पर आऊं। आप अपनी राजनीतिक हैसियत खो चुके हैं और देश के लोगों के सामने आप अपना असली चरित्र उजागर कर चुके हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर फैजुल का अभी खून की जरूरत नहीं है, मुझे बीजेपी एमपी ने लेटर दिया है ट्रीटमेंट के लिए, कल अपॉइंटमेंट मिल गया। मैं आपको बीजेपी के एमपी ने दिया है। चलिए एक बार दोबारा से मैं पढ़ दूं। डॉक्टर फैजुल ने लिखा है कि खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बीजेपी के एमपी ने चिट्ठी दिया है। डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं, बीजेपी एमपी चिट्ठी दे ना दे, आप ही के बिहार राज्य का अश्विनी चौबे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है और अश्विनी चौबे बिहारियों का बड़ा ख्याल रखते हैं। और अगर आप अश्विनी चौबे के आवास पर फोन भी करेंगे ना तो आपका बड़ा खैर मकदम किया जाएगा। और अगर आपके पास फोन नंबर ना हो तो हमारे पास फोन नंबर है और अश्विनी चौबे से मेरा सीधा संबंध और संपर्क है। बड़ा प्यार करते हैं, मुझको बहुत मानते हैं, ये जानते हुए कि मैं बलिया का छत्री हूँ और वो बिहार के पंडित जी हैं, लेकिन तब भी मुझको अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन फिर भी इन सबों की जरूरत ना हो। आपका खुदा मेरा भगवान जो कि एक ही है, आपके पत्नी पर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रखें। मित्रों, मेरा शीर्षक था कि एक आग कब बुझेगी। हम सब दुआ करें कि आग आज ही रात में बुझ जाए। जब हम लाइव बंद करके टीवी खोलें तो पता चले कि दिल्ली में सब कुछ शांत हो गया, साइन बाकी लोग भी अब अपने अपने घरों में चले गए, क्योंकि अब ठंडी खत्म हो चुकी है। अब बिना रजाई के भी घर में सोया जा सकता है क्योंकि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट बंद लिफाफे में आएगा। कल ही मेरे ख्याल से शायद हियरिंग है उस रिपोर्ट पर जो बंद लिफाफे में गई है। और वकीलों के वार्ताकार जो नियुक्त हुए थे उनके रिपोर्ट पर अगर सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं कि आपको कल खाली करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको न खुदा मिलाना विशाल सनम वाली बात होगी। आज बढ़िया मौका है कि आप कहें कि दिल्ली जल रही है और हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम दिल्ली के हितों की रक्षा करते हैं। हम सीए का विरोध करते रहेंगे लेकिन हम सड़क खाली करते हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व तो इसका फायदा ना उठा ले और हमारे आंदोलन को बदनाम न कर दे। ये बड़ा दिल दिखाइए। आप विरोध करें, समर्थन करें, आपकी मर्जी है। मैं सीए का समर्थन करता हूँ, मेरी मर्जी है। अब कोई आदमी मेरे गले पर चाकू भी रखेगा तो मैं सीए का समर्थन नहीं कर सकता, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। मैं सीए का समर्थन ही करूंगा, समर्थन ही करूंगा, समर्थन करूंगा। उसी तरह से अगर मैं स्वतंत्र हूं तो आप भी स्वतंत्र हैं। आप सीए का विरोध करिए, आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। बड़ा दिल दिखाइए, सड़क खाली कीजिए और कोई असामाजिक तत्वों का
फायदा उठाने का मौका ना दीजिए। जिस तरह से भजनपुरा और मौजपुर में आग लगा दी गई, ऐसा कोई माहौल ना बनने दे, तभी माना जाएगा कि बेशक सभी का लहू शामिल है इस मिट्टी में, ये किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।